शराब एक ऐसी चीज है जिसे समाज में हमेशा बहस का एक मुख्य कारण माना गया है। एक और जहां सरकार शराब को लेकर कई सारी पाबंदियां लगाती है, वहीं यही शराब सरकार को एक ऐसा इनकम प्रोवाइड करती है जो पूरे आर्थिक हमारी जो चीजें हैं उसका सबसे बड़ा हिस्सा मानी जाती है। एक्साइज ड्यूटी और कई सारे टैक्स सरकार शराब से वसूल करती है। और वही दूसरी तरफ देखा जाए तो समाज में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, जो कई सारी बीमारियां भी शराब की वजह से पैदा होती हैं। तो शराब के बहुत सारे पहलू हैं जो हमारे समाज से जुड़े हुए हैं, वही सरकार की आय से भी जुड़े हुए हैं। तो इस पर हमेशा बहस जो है वो काफी चिंताजनक हो जाती है। और आज का जो हमारे खबरें जरा हत्या का मुद्दा भी आज लीकर ही है। नमस्कार, मैं सोहाली जैन और आप देख रहे हैं खबरें जरा हटके। और आज के इस हमेशा विवादित में रहने वाली जो शराब है उस पर डिस्कशन करने के लिए जुड़े हुए हैं हमारे स्पेशल गेस्ट प्रोफेसर शिरीष कुलकर्णी सर। सर्विसी रह चुके हैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के, और आज वो हमें बताने वाले हैं कि इस शराब से हमारे समाज को कितना नुकसान पहुंच रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो सरकार है उसे इसी शराब की वजह से कितनी आय मिल रही है। और कई सारे राज्य हैं जहां पर शराब को लेकर बैन भी लगाए हुए हैं, लेकिन उसकी बैन की आड़ में जो शराब के धंधे चल रहे हैं उस पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले सर, हमारे स्टूडियो में आने का आपका बहुत शुक्रिया। सर, जो शराब है सर, हम हमेशा देखा जाए तो विवाद का हमारे समाज में विवाद का प्रमुख मुद्दा होती है। सर, अगर दो लोगों में झगड़ा हो रहा है तो अधिकतर देखा जाता है कि एक शराब के नशे में आकर दूसरे लोगों से झगड़ा कर रहा है। सर, वहीं सरकार की जो आय है सर वो भी शराब से ही ज्यादातर मिलती है। तो शराब के ऊपर सर जीएसटी लगती है सर? देखिए, आपने जैसे शुरू में जो इंट्रोडक्शन दिया ना, उस इंट्रोडक्शन से मुझे याद आया, शायद आपको भी मालूम होगा क्योंकि वो महिलाओं के विषय में बता रहा हूँ। तमिलनाडु में महिलाओं ने शराब के खिलाफ बहुत बड़ा मोर्चा निकाला था और कहा था कि यह शराब को तमिलनाडु में बंद करना चाहिए। यानी विवाद ऐसा कोई एक और दूसरे के साथ में झगड़ा कर रहे ऐसा नहीं है, लेकिन पूरे राज्य की महिला सरकार के सामने जाकर के कहती कि भाई शराब को बंद करो। यानी ये विवाद का विषय तो शराब है ही। दूसरी बात आपने कही कि भाई सरकार के लिए तो ये एक प्रकार से मुनाफा है, या तो कहे हम न मुनाफा शब्द न कहे, आय कहे, कमाई कहे, का स्रोत। यस। तो वो एक तरफ वो दूषण भी है और इस तरफ वो भूषण भी है, यानी दोनों तरफ से है। इसलिए विवाद इसीलिए कहा जाएगा कि भाई क्या कहे, हम इसे दूषण कहे या भूषण कहे। अब रहा दूसरा विषय जो आपने कहा कि उसके ऊपर जीएसटी लगती है क्या। देखिए, जीएसटी आई 1 जुलाई 2017 से, तब से लेकर ऐसे कई विषय है जिनके ऊपर हम कहते हैं कि वन नेशन वन टैक्स, लेकिन ऐसा है नहीं। जैसे शराब पर जीएसटी नहीं लगती, रियल एस्टेट पर जीएसटी नहीं लगती, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जीएसटी नहीं लगती, गैस पर जीएसटी नहीं लगती, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जीएसटी नहीं लगती। यानी ऐसे कई विषयों को दरवाजे के बाहर खड़ा रखा है कि बाद में सोचेंगे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट का तो इन्होंने अंदर ले ही लिया है, लेकिन सोचा कि नहीं अभी नहीं, बाद में करेंगे। तो इस प्रकार से ये पूरी तरह से हर जगह पर जीएसटी नहीं है। उसी तरह से जीएसटी दारू पर भी नहीं है। सर, हाल ही में दिल्ली में सर शराब घोटाले का एक केस आया था। सर, उस केस में क्या था? आप सरकार फंस गए थे। ये दिल्ली सरकार का विषय है। आम आदमी पार्टी की ये सरकार, अरविंद केजरीवाल जो एक सामाजिक सुरक्षा के विषय से सरकार के विरुद्ध में जो आंदोलन उन्होंने दिल्ली में किया, कई लोगों को उन्होंने कहा कि ये सब खराब है, बदनाम है, भ्रष्टाचारी है, लेकिन उन्होंने खुद ही ये जो शराब का घोटाला है, वो शराब का घोटाला दिल्ली सरकार ने किया। और उस घोटाले में उन्होंने किया क्या, एक तो जो दारू तेलंगाना से बनने वाली दिल्ली में आएगी, तेलंगाना की एक कंपनी जो ये दारू बनाती है, तो उसको दिल्ली में आने से कम टैक्स लगे, इस प्रकार का उन्होंने व्यवस्था की।
और उसके बाद में दिल्ली में कौन से दुकानों को शराब मिलेगी ये भी उन्होंने तय किया। यानी तेलंगाना की कंपनी भी सरकार के लोगों को कमीशन मिलेगा। यानी जो मनीष सिसोदिया इस विषय के मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे, तो उन्होंने यह सब किया या अरविंद केजरीवाल ने किया पता नहीं, लेकिन दुकान भी वही जो सरकार तय करेगी। यानी व्यापारी कौन होगा वो भी उन्होंने तय किया। इससे कमीशन ज्यादा मिलेगा ऐसा उनको लगता है। लेकिन इसकी वजह से जो बाहर आया तो उस मनीष सिसोदिया को कितने समय जेल में रहा। सर अभी क्या हालात है उस केस? देखिए अभी भी वह केस चल रहा है। मनीष सिसोदिया जेल के बाहर है, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर है, संजय सिंह जेल से बाहर है। लेकिन संजय सिंह का और दारू वाला कोई विषय नहीं है, लेकिन सरकार को नुकसान होगा इस प्रकार का ये घोटाला। व्यक्ति को फायदा होगा लेकिन सरकार को बिल्कुल खोट लगेगी, नुकसान होगा, इस प्रकार का ये घोटाला यहाँ हुआ है। आज भी वह केस चल रहा है, वो केस अभी पूरा नहीं हुआ। सर आपने बताया कि जो लिकर है सर उस पे तो जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन लिकर बनाने में कई सारे रॉ मटेरियल यूज होते हैं सर, क्या उसमें जीएसटी लगता है? देखिए इसमें लिए एक शब्द याद रखिएगा, सप्लाई। सप्लाई यानी दिया, पुरौठा किया। यानी कोई भी चीज का सप्लाई हुआ तो उसके सप्लाई शब्द से ही जीएसटी लग जाता है। तो जीएसटी की विशेषता ये है, वो सेवा हो या वस्तु हो या दोनों हो, उसका जब भी सप्लाई होता है उस सप्लाई पर जीएसटी लगता है। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल तो लगता ही है। उस रॉ मटेरियल के बिना तो शराब बनेगी नहीं। तो शराब बनते वक्त भी और बाद में भी कई सारी सेवाओं की जरूरत पड़ती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, फिर उसका स्टोर करना है, जो फ्रीजर वगैरह रखना पड़ता है वो है। तो सारी सेवाएं, एडवर्टाइजमेंट करना, उसके ऊपर भी जीएसटी लगता है। यानी इन सारी चीजों पर जीएसटी लगता है, लेकिन शराब को जब बेचा जाता है तब उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। कैसे ना कैसे सरकार वसूल कर लेती है। सर कई सारी जो लिकर्स होती है सर विदेशों से भी इंपोर्ट की जाती है हमारे देश में, तो सर इसमें टैक्स लगते हैं सर? लगते जी तो बिल्कुल, कौन से टैक्स बिल्कुल लगते हैं। विदेश से कुछ भी आप मंगाए या कोई और भी मंगाए या बिजनेस हो, तो कोई भी चीज जब भारत में आती है तो उसके ऊपर सबसे पहला कस्टम ड्यूटी लगती है। कई बार कस्टम ड्यूटी के बारे में मालूम नहीं होता है। वो क्रॉसिंग द बॉर्डर ऑफ इंडिया, यानी जो सीमा है, सीमा को क्रॉस करना अंदर या बाहर, तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है। शराब जब आती है तो वो उसके ऊपर अकेली कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है, लेकिन कस्टम ड्यूटी के नाम पर उत्पाद शुल्क भी लगता है। क्योंकि भारत में जो शराब बनती है उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो ये सारी एक्साइज ड्यूटी नहीं ले सकते क्योंकि विदेश से आया है, एक्साइज ड्यूटी भारत में लगती है। तो कस्टम ड्यूटी जो है उसके नाम से ये एक्साइज ड्यूटी ली जाएगी। उसका नाम दिया जाता है काउंटर वैलिंग ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी ऐसा कहा जाता है। इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट में कहते हैं सीवीडी, यानी काउंटर वैलिंग ड्यूटी, बरसों से चलता नाम है। उसमें फिर सेल्स टैक्स वाला जो विषय है या वैल्यू एडेड टैक्स जो है, वो भी विदेश से वस्तु आ रही तो उसके ऊपर कैसे सेल्स टैक्स लगेगा। इसलिए सेल्स टैक्स की जगह पर कस्टम ड्यूटी लगेगी, नाम कस्टम ड्यूटी का लिया जाएगा वैल्यू एडेड टैक्स, तो उसे स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऐसा कहते हैं। तो यह सारी ड्यूटियां लगती है। उसके बाद में फिर भारत में आने के बाद, यानी कस्टम से छूटकर जब माल भारत में आ गया तो उसके ऊपर फिर से यहाँ के जो टैक्सेस है वो तो लगने ही वाले हैं, लाइसेंस भी लगेगा। इस प्रकार से टैक्सेस तो है। तो हमारे यहाँ जो लीकर विदेशों वाला लीकर है ना, जैसे उसको विस्की कहते हैं, ब्रांडी कहते हैं, वोडका कहते हैं, बियर कहते हैं। ऐसा जो विदेशों से जो आता है ना वो इंडियन मेड फॉरेन लीकर, यानी विदेश का शराब विदेश से आता है वो एक, और जो विदेशों के नाम का शराब भारत में बनता है वो दूसरा। इसलिए उसको IMFL ऐसा कहते हैं, इंडियन मेड फॉरेन लीकर। तो वो भारत में बनता है
उसके ऊपर भी टैक्स तो लगेगा ही, उसके ऊपर फिर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगी, फिर उसके ऊपर वैट भी लगेगा, यानी सब जो टैक्सेस है वो तो लगने ही वाले हैं। सर, भारत सरकार को शराब पर कितना टैक्स मिलता है सर? देखिए 2022 का जो सरकारी आंकड़ा है वो पहले बताता हूँ। वो 2.5 लाख करोड़ यानी 2.5 ट्रिलियन रुपीस का टैक्स सरकार को दारू के ऊपर 2022 का है, सरकारी आंकड़ा है। अभी कम से कम 2024 में इतना तो है कि भाई 3 लाख करोड़ रुपया सरकार को मिलता है। ये कोई बहुत छोटी रकम तो नहीं है, बहुत सर, बड़ी बहुत रकम बड़ी रकम है। सरकार को मिलती है। तो शराब की कितनी खपत सर, कितने लोग हैं यहाँ पे जो पीते हैं सर? 57,000 लाख करोड़ का लीटर दारू भारत में बिकता है, फिर वो विदेशी हो या यहाँ बना हुआ शराब हो। लेकिन सुनिए, इन सारे शराबों में जो मैं आंकड़े दे रहा हूँ, उन आंकड़ों में यह आंकड़ा नहीं है जो हर गांव में, हर शहर में यह जो शराब मिलती है वो प्लास्टिक के पॉलीथीन बैग में मिलती है, जिसे लोग पोटली कहते हैं। Yes, sir. उसके कोई आंकड़े यहाँ पर नहीं है। समझ लीजिए ये आंकड़े और ज्यादा दुगने भी हो सकते हैं सर। सर, गुजरात में ऐसा कहा जाता है सर, गुजरात में कहा क्या जाता है, बहुत वक्त से लिकर बैन है सर। क्या सच में सर, अगर देखा जाए अंडरग्राउंड होके? नहीं, ऐसा नहीं है। कई बड़ी बड़ी होटल्स है, उनके पास लाइसेंस भी है, और जिसके पास शराब पीने का परमिट है तो वो तो यहाँ पर भी उनको मिलता ही है। आप बड़े बड़े होटल में जाए तो अगर आपका शराब का परमिट आप दिखाएंगे तो शराब आपको मिलेगी। यानी ऐसा नहीं है कि गुजरात में शराब नहीं, उससे भी ज्यादा जो गांधीनगर में गिफ्ट सिटी है, उस गिफ्ट सिटी में तो खुलेआम मिलता है, क्योंकि कई विदेशी वहां आते हैं तो उनको तो शराब चाहिए, क्योंकि ठंडे प्रदेशों से आते इसलिए गर्म रहने के लिए उन्हें शराब लगती है। तो इस प्रकार से शराब गुजरात में नहीं है ऐसा नहीं है, गुजरात में शराब पी जाती है। और मैंने जो पोटली वाला कहा वो तो अनगिनत है, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। सर, कुल मिलाकर कितना टैक्स लगता है सर शराब में? गुजरात की बात कर रही है आप या ऑल इंडिया लेवल की बात? ऑल इंडिया। ऑल ओवर इंडिया का मैंने आपको पहले ही बताया, 2.5 लाख करोड़ रुपए का वो टैक्स चलता है। लेकिन गुजरात में भी अगर हम ऐसा कहें तो गुजरात में भी जो टैक्स लगता है वो 34,000 करोड़ का टैक्स लगता है, जो गुजरात में पी जाती है। गुजरात में जो टैक्स मिलता है वो, और करीब 576 लीटर का दारू गुजरात में भी बिक रहा है। जैसे अगर हम कहें ना कि भाई टैक्सीज वाला जो विषय है ना, वो टैक्सीज गुजरात में हाईएस्ट टैक्स है दारू का, क्योंकि हम तो वैसे भी दारूबंदी में है, तो दारू तो यहाँ पर नहीं है। वैसे देखा जाए तो 65% जो टैक्स है वो स्टेट एक्साइज ड्यूटी है, तो भारत में गुजरात में दी जाती है। वैट जो है वो 65% है, यानी 65 प्लस 65 यानी कुल मिलाकर 130% जितना टैक्स इस विषय पर लगता है। तेलंगाना हमारे से भी ज्यादा है, तेलंगाना ने 80% इसका स्टेट एक्साइज ड्यूटी का टैक्स लगता है। यानी टैक्सेस तो सरकार बहुत ही लेती है, इसमें तो कोई शक नहीं। सर, इसमें शराब पीने के सर हमने स्टार्टिंग में बात की थी, कई सारे डिसएडवांटेज भी है सर, चाहे शारीरिक रूप से ले लीजिए चाहे सामाजिक रूप से ले लीजिए सर। देखिए, यह देखकर सामाजिक सुरक्षा के सामने एक बड़ा खतरा शराब है, क्योंकि शराब में पता ही नहीं चलता है, जब जिसने पी है उसको पता ही नहीं चलता है वो क्या कर रहा है, किसके साथ क्या बात कर रहा है, पता नहीं चलता है। इसलिए सामाजिक दूषण तो है ही, और जो भी दारू पीने वाला है उसे लोग शराबी भी कहते हैं, यानी उसकी कोई इज्जत भी नहीं रखते हैं। ये सामाजिक सुरक्षा का भी है। वैसे गुजरात को देखकर नीतीश कुमार जी ने बिहार में भी दारूबंदी चालू कर दी है। तमिलनाडु का तो अभी तक इन्होंने कुछ दारूबंदी नहीं की है, महिलाओं ने किया है फिर तब भी। और हमने जो कहा ना कि भाई हम आत्मनिर्भर है बनना चाहते, तो दारू में भी आत्मनिर्भर, यानी IMFL यानी जो विदेश से आने वाली दारू है वो हम भारत में बनाते हैं, यानी यहाँ पर भी हम आत्मनिर्भर है। लेकिन इसको अगर दूषण कहा जाए तो यह दूषण इसलिए है क्योंकि ये कैंसर को लाता है, ये हृदय रोग को लाता है, और इसकी वजह से फिर
पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए शराब ये दूषण तो है ही है, शायद आपको पता होगा हड्डी के ऊपर भी इसका असर होता है, पर्टिकुलरली जो हम पैर का जो आखिरी हिस्सा शरीर का है, नीचे नहीं ऊपर का, तो उसमें जो बॉल होता है ना, उस बॉल को डिस्टर्ब करने वाला शराब होता है। चला भी नहीं जा सकता आदमी से अगर वो बॉल खराब हो गया केवल दारू की वजह से। तो यह शराब जो है वो हमें शारीरिक रूप से दूषित करता है और सामाजिक दृष्टि से भी दूषित करता है। इसलिए हम जितना बन सके उतना दारू से दूर रहे। गांधी जी का गुजरात कहा जाता है इसलिए भी, और गुजरात में दारूबंदी है इसलिए भी हम इससे दूर रहे। सर, गुजरात में नहीं, सब लोगों को यही सलाह देना चाहेंगे कि इस हानिकारक जो चीज है शराब, उससे अपने परिवार को बचा के रखे, खुद भी कम कंज्यूम करे अगर कर रहे हैं तो सर। और इसे तो बंद करना ही चाहिए, क्योंकि सर ने बताया हमें कि ये शारीरिक रूप से कितना खतरनाक है, और आपके परिवार की जो, अगर आप बीमार होते हैं तो पूरे अपने जिंदगी भर जो कमाया है वो भी एक बार में ही चला जाता है, और आपका परिवार तो बिखरता ही है, और साथ में जो समाज इतना फैमिली में पूरी फैमिली टूट जाती है। सर, शुक्रिया हमारे दर्शकों को लीकर के बारे में आपने जानकारी दी कि हमारे देश में कैसे सरकार लीकर से कमा तो रही है, लेकिन ये सामाजिक रूप से कितनी खतरनाक है उसमें, उसको भी आपने बताया। तो खबरें जरा हटके में हम ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पर बात करते रहते हैं। आज सर ने हमें बताया कि कैसे लीकर की खपत हमारे देश में बढ़ती जा रही है, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को जानने के लिए बने रहे मेरे यानी सोहाली जैन के साथ, सिर्फ और सिर्फ गुजरात न्यूज पे।